हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियों का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं, सो आप उन्हें ज़रूर देखें, तभी आप पार्ट 3 को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पार्ट फर्स्ट में हम प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा कर चुके थे। 2 में हमने चुनौतियों को आधा किया था और आधा और आज कंप्लीट करने वाले हैं। और फाइनली इसी के साथ में आपके सिलेबस में जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसका एक थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। तो वही पार्ट ए में हमने प्रवृत्तियां पढ़ी थी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, और पार्ट 2 में हमने चर्चा करी थी चुनौतियों की। तो एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ यहाँ पर कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं यानी कि प्रवृत्तियां हैं उसमें हमने चर्चा करी थी कृषि पर निर्भरता, तकनीकी पिछड़ापन, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, निम्न आय का स्तर, जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, पूंजी की कमी, अधिकांश जनसंख्या के जीवन स्तर का निम्न होना, जीवन व कार्य के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण, अल्प विकसित जनांक की लक्षण और बेरोजगारी की समस्या। लगभग 10 प्रकार की क्या है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां हैं जिनके बारे में हमने जाना पार्ट ए यानी कि पार्ट फर्स्ट में। ये पार्ट तीसरा है। इसके अलावा पार्ट 2 में हमने चर्चा करी थी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो मैं आपको पार्ट 2 में 3 चीजें बता चुका था। प्रमुख चुनौतियों में असमान आय वितरण, राजकोषीय संतुलन और विनिवेश प्रक्रिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बैंकों के बढ़ते एनपीए, कालेधन की चुनौती, कृषि क्षेत्र की चुनौती, रोजगार की चुनौती और निजी निवेश को आकर्षित करने की चुनौती, ये हम जानने वाले हैं। और इससे पहले वीडियो में हमने ये भी जाना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विगत वर्षों में घटनाएं हुई, जैसे कि जीएसटी या जो विमुद्रीकरण हुआ उसका प्रभाव रहा है। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं थी, इनका इफेक्ट वर्तमान में भी जारी है और इसी को लेकर फिर हमने तो एक वर्तमान चर्चा करी थी और फिर हमने जाना था इनके बारे में। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रमुख चुनौतियों को लेकर चर्चा करेंगे, एनपीए, कालाधन, कृषि क्षेत्र, रोजगार और निजी निवेश को लेकर। सो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को फाइनली हम जो प्रमुख बातें हैं वो स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे बड़ी चुनौती चल रही है वो है बैंकों का बढ़ते एनपीए। मैं आपको जानकारी दे दूं, वहां पर लिखा है वर्तमान, यानी कि वर्तमान से ही आपको जुड़ना रहेगा। एनपीए वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या, लेकिन ये एनपीए होता क्या है ये समझ लीजिए। इंग्लिश में से कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, हिंदी में कहा जाता है गैर निष्पादित संपत्ति। मैं आपको पहले इसकी एक डेफिनेशन समझा देता हूं, उसके बाद फिर आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि एनपीए क्या होता है और कितनी बड़ी समस्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, ओके। लोन लेने के बाद में आपको क्या करते हैं, आप उसकी किस्त चुकाते हैं। अक्सर जब लोन कोई भी व्यक्ति बैंक से लेता है तो उसकी किस्तें चुकाता है, जिसमें ब्याज दर भी शामिल होती है प्लस जो भी, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल होता है कि आप अगर गाड़ी भी लेते हैं तो उसकी 5,000 रुपये महीना किस्त होती है, वो आपको चुकाना होती है। तो ये किस्तें आपको हर महीने चुकाना होती है जब तक आपका लोन पूरा ना हो जाए। लेकिन अगर किस्त अगर आप 90 दिन से नहीं चुकाई, यानी कि एक महीना, दूसरे महीने और तीसरे महीने तक अगर ऐसा होता है, यानी कि मान लेते कि आपकी किस्त जमा करने की तारीख आई, आपने उस महीने भी नहीं कराई, दूसरे महीने भी नहीं करवाई और जैसे ही तीसरे महीने भी नहीं कराएंगे और जैसे ही 90 दिन कंप्लीट होते हैं आपकी किस्त कन्वर्ट हो जाएगी, आपका जो लोन है पूरा का पूरा जितना भी बची हुई किस्तें हैं वो तब्दील हो जाएगा आपका एनपीए में। यानी कि अगर 90 दिन तक लोन या उसकी किस्तें ना चुकाई जाए, नो पेमेंट्स फॉर 90 डेज, तो ये क्या कहलाता है, एनपीए कहलाता है। ये 2004 के बाद परिभाषा आई थी और इस परिभाषा के बाद आरबीआई ने कहा है कि अगर 90 दिन तक कोई भी व्यक्ति अपना जो भी किस्त है उसकी या लोन है जो भी नहीं चुका पाता है, तो बची हुई राशि को कहते हैं बेड लोन भी कहा जाता है। यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि लोन वापस नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पर ऐसा होता है कि 90 दिनों में बैंक जी तोड़ कोशिश करती है, अगर इन दिनों में नहीं आ पाता है तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है, एनपीए में डाल दिया जाता है। अब हम भारत की स्थिति जान लेते हैं, यानी कि एक तरीके से सीधा सा कहें तो वो कर्जा जो लोग जो खा गए हैं, मैं एक आम भाषा में बात करूं, यानी कि सरकार का पैसा, यानी कि अक्सर जो सरकारी बैंक है उन्हीं पर ही
जो एनपीए वो ज्यादा है, यानी कि उनका जो कर्जा है वो वापिस नहीं आ रहा है। तो सीधे शब्दों में जो कर्जा वापिस न हो उसे हम क्या कहते हैं, एनपीए कहते हैं। अब भारत की इतनी बुरी स्थिति क्यों है, इस चीज को समझ लीजिए आप। भारत में ये जो आप तीन बैंकें देख रहे हैं, आंध्रा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, इनका एनपीए को लेकर बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति है। यानी कि अगर मैं आंध्रा बैंक की बात करूं और इन सब बैंकों की बात करें तो आंध्रा बैंक ने जितना लोन दिया है उसका 86% तो एनपीए में तब्दील हो चुका है। यानी कि एक आदमी को तो नहीं, या जितने से भी इन्होंने बांटा है, मान लेते इन्होंने टोटल जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को मिला जुला के 1 लाख रुपए का लोन बांटा है। तो इस बैंक की ये हालत है कि इसको अभी 86,000 रुपए वापिस नहीं मिल रहे हैं। मतलब एक तरीके से बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि 1 लाख का तो आपने कर्जा दिया है, अलग अलग तरीके से दिया है, इसका 86,000 आपको वापिस नहीं मिलेगा, फिर आप बैंक को चलाओगे कैसे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एज अ परसेंटेज की हम बात करें, नंबरिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परसेंटेज की हम बात करें तो जो आंध्रा बैंक है उसकी स्थिति काफी बुरी है। 86% इसका जो लोन है वो एनपीए में तब्दील हो चुका है। यूनाइटेड बैंक के लिए 78 है और इंडियन बैंक के लिए 74% है। अगर हम यहाँ पर और अच्छे से देखें इसको, और मैं आपको थोड़ा सा भारतीय बैंकों के संदर्भ में ये बात बताऊं, तो यहाँ पर ये कि सार्वजनिक बैंक यानी कि जितनी भी सरकारी बैंक हैं उनके पास दिसंबर 2016 तक एनपीए का 88.74% था, जिसमें शीर्ष 5 बड़े एनपीए धारक बैंकों की 46% हिस्सेदारी रखते हैं। कहने का मतलब ये कि भारत में जितनी भी बैंकें हैं, ऑल ओवर बैंक की हम बात करें, उन बैंकों का टोटल जो एनपीए है उस एनपीए में से 88% तो 88% तो सरकारी बैंकों का है। यानी कि एनपीए या जिनका कर्जा वापिस नहीं आ रहा है उसमें सरकारी बैंकें ज्यादातर शामिल है। कैसे, इसको आप समझिए। ये एक लिस्ट है जो जागरण जोश से मैंने लिया है साइट से। यहाँ पर आप देखेंगे भारत का वो बैंक जिसका सबसे ज्यादा एनपीए वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका 2.1 ट्रिलियन, यानी कि इसे अगर हम सरल भाषा में कहें तो 2 खरब रुपए भी कह सकते हैं या 2 लाख करोड़ रुपए भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हम पैसों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एनपीए पैसों में है वो किसका है, स्टेट बैंक का। यानी कि इसका इतना पैसा वापिस नहीं आया है जो एनपीए में तब्दील हो चुका है। उसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक का आता है जो 552 बिलियन में है। फिर आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक, कैनरा बैंक, ये जितनी भी आप बैंकें देख रहे हैं सारी की सारी सार्वजनिक बैंकें हैं, यानी कि प्राइवेट बैंक है, लाइक दैट आईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, इंडस्ट। ये जो बैंकें हैं इन बैंकों का क्या है, जो एनपीए वो इतना ज्यादा नहीं है जितना सरकारी बैंकों का है। और पिछले पेज में हमने क्या पढ़ा कि शुरू की 5 बैंकों का तो टोटल एनपीए में कितना योगदान है, 46%। और ये जितनी भी बैंकें हैं इनका पूरे भारत के एनपीए में 88% योगदान है। मतलब सीधा से समझे यहाँ पर तो बैंकिंग सेक्टर में चुनौती क्या है, सरकारी बैंकें जिनका एनपीए काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऑल ओवर इंडिया का जो एनपीए वो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए है। ये कोई मामूली बात नहीं है। 2019 का बजट 27 लाख करोड़ था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कुल मिलाकर कि यहाँ पर 7 लाख करोड़ कितने मायने रखते हैं। और ये वो पैसा है जो लोगों द्वारा खाया जा चुका है और इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये वापिस आएगा। जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग हैं, इन्होंने खासकर इसमें गड़बड़ झाला किया है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनसे राशि वसूलने में जो दिक्कत होती है उतनी छोटे लोगों से नहीं होती है। तो ये 7 लाख हो जाने के कारण चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि किसी काम की नहीं है। यदि इस राशि की वसूली हो जाती तो सरकारी बैंकों की लाभप्रदता में इजाफा होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, नीतिगत दर जो कटौती उसका लाभ कारोबारी तक पहुंचेगा, यानी कि रेपो, रिवर्स रेपो भी जो कम होगा उसका फायदा मिलेगा। अगर ये ऐसा इतना एनपीए में चला जाता है तो फिर बैंकें लोन नहीं बांटती, और बांटती है तो काफी ऊंचे दर पर बांटती हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, कृषि की बेहतरी, अर्थव्यवस्था विकास को गति देना। यानी कि 7 लाख करोड़ रुपया अगर वसूला जा सकता है तो इससे भारत में काफी सुधार होगा। इस बात का आप अंदाजा लगाइए कि 27 लाख करोड़ रुपए का तो बजट बनता है, यानी कि ये चीज साफ दर्शाती है कि ये पैसा काफी ज्यादा मायने रखता है। और इसमें स्थिति क्या खराब है कि ये जो आपके टोटल बैंक है इसमें सरकारी बैंक ज्यादातर शामिल है। यानी कि भारत के लिए जो एनपीए वो क्या है, दुखती नस है और ये बढ़ता जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा वो रहा स्टेट बैंक या सरकारी बैंकों का।
एक चीज और मैं आपके लिए सामान्य जानकारी के रूप में बताता हूँ, कोई भी बैंक होगी वह जितना चाहेगी उसका उतना एनपीए छुपाना चाहती है। ये बात आप खास ध्यान रखें। एनपीए बैंकों का कब से था, ये अचानक से इतना निकल कर सामने इसलिए आया क्योंकि जब विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग सामने आए, तब आरबीआई क्या हुआ, थोड़ा टाइट हुआ, क्योंकि सभी बैंकों को अपने एक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि उन्होंने इस साल कितना लोन दिया और कितना वसूला। लेकिन बहुत सारे बैंक इसमें घपलेबाजी कर रहे थे, क्योंकि किसी बैंक का अगर एनपीए रेशियो बढ़ता है तो फिर आरबीआई की तरफ से उस पर एक तरीके से सख्त कार्रवाई होती है और वो लोन कम बांट पाता है, और जब लोन कम बांट पाएगा तो उसको लाभ भी कम होगा। तो इसलिए बैंक नहीं दर्शाना चाहते उनका एनपीए ज्यादा हो, तो कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए फिर बहुत सारे कानून वगैरह भी आए हैं, लेकिन ये जितना 7 लाख करोड़ है इसकी तो कोई उम्मीद है नहीं कि ये वापिस आएगा, इसलिए ये क्या है, समस्या है। आशा करता हूं एनपीए वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए तो आप देखेंगे अभी के 12 से अब 5 बैंकों के होने की यहाँ पर प्रायोरिटी बन रही है। उसका कारण ये कि जब बैंकें ज्यादा मिल जाएगी फिर यहाँ पर लोन देने में आसानी होगी। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, वो है काले धन की चुनौती। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरा सबसे बड़ा जो इशू निकल कर आता है, मैं अगर एनपीए के बात में बात करूं तो काला धन है। ऐसा कैसे? काला धन आपको पता होगा, और एक सामान्य से जानकारी हम देखें ब्लैक मनी के बारे में, तो अवैध तरीकों से अर्जित किया गया धन काला धन या ब्लैक मनी कहलाता है, और कर योग्य वह धन जिस पर कर ना दिया गया वह भी काला धन की श्रेणी में आता है। मोस्टली यहाँ पर जो काला धन होता है वह क्या होता है, कुल मिलाकर कि अवैध तरीके से, जैसे कि आप भारत सरकार या सरकार की नजर में नहीं आते उन काम में, आम भाषा में उसे कहते हैं हम 2 नंबर के जो काम करने होते हैं, यानी कि अवैध कार्य जिसे कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है कर की चोरी, यानी कि आप अभी अधिकतम 5 लाख रुपए अगर सालाना कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना है, उससे ज्यादा के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप ज्यादा कमाकर टैक्स चुराते हैं तो वो भी काले धन की श्रेणी में आ जाता है। भारत में वर्तमान में काला धन है 70,000 करोड़ रुपए, यानी कि इतनी मात्रा में जो धन है उस धन का सरकार को बारे में कोई आइडिया नहीं है। और इसके अलावा क्योंकि अगर ये धन आएगा तो इस पर टैक्स अच्छा खासा मिल सकता है, ये वो धन है जो छिपाया जाता है और इस पर टैक्स प्रोवाइड नहीं होता है, और इसमें अच्छा खासा योगदान होता है भ्रष्टाचार का। यानी कि भारत में जो काला धन है, काला धन जो सबसे बड़ी दिक्कत करता है वो करता है भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो पैसा है वह सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको काले धन में तब्दील किया जाता है। हालांकि सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए थे, लाइक दैट नोटबंदी काले धन को रोकने के लिए सबसे बढ़िया प्रयास किया गया था, लेकिन ये उतना सफल नहीं हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप मेरा एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर सोशल इशू नाम की प्लेलिस्ट होगी इस चैनल में, असफल नोटबंदी के 3 साल नाम से करके मेरा एक वीडियो है, वो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि काले धन को लेकर नोटबंदी में कितनी समस्या रही है। हालांकि इसके बारे में थोड़ी और विस्तार से चर्चा कर लेता हूं। काला धन जो है वो 2 प्रकार से भी काउंट किया जा सकता है, एक तो होता है आंतरिक काला धन और दूसरा होता है बाह्य काला धन। आंतरिक काला धन से मतलब जो देश के अंदर रहा हो धन और सरकार की नजर में ना हो उसे कहते हैं काला धन। जैसे कि करेंसी को संग्रह करके, मतलब ये कि आप घर में पैसा छुपा के रखो, आप कमा कितना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 10 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन जैसे तैसे करके आप सरकार को बताते हो नहीं हम तो 5 लाख या उससे कम कमा रहे हैं, इसमें क्या होगा, आपके टैक्स नहीं लगेगा, और ये 5 लाख रुपया फिर आप घर में छुपा के रखते हैं, क्योंकि आप बैंक में रखने जाएंगे तो बैंक से तो पैन कार्ड लिंक होता है, तो फिर तो वहां तो पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए लोग क्या करते हैं कि अक्सर राशि घर में संग्रह करके रखते हैं इसी को, क्योंकि ऐसी राशि अगर घर में रखी गई है तो उसको खत्म करने के लिए ही विमुद्रीकरण किया गया था, लेकिन 99.9% पैसा तो वापिस आरबीआई के पास चला गया जितना उसने मार्केट में छोड़ रखा था, तो ये एक समस्या रही। इसके अलावा एक दिक्कत जो हमारे साथ में है, दिक्कत भी है और ऐसा करते भी हैं लोग, सोना चांदी बहुमूल्य धातुओं में संग्रह करके। अब फॉर एग्जाम्पल यही बात कि आपका 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है 10 लाख रुपए में से, तो आपने क्या किया, 5 लाख रुपए का सोना रखकर घर में पटक दिया। अब जब आप 5 लाख रुपए का सोना ले रहे हो तो ये जो कार्य हो रहा है ये आपके और जो ज्वेलर्स हैं उसके बीच में हो रहा है। यहाँ पर सरकार की नजर में क्या आना है, क्योंकि ज्वेलर्स भी अपनी सैलरी छिपा लेगा, आप भी अपनी सैलरी से क्या किया, आपने सोना ले लिया और सोना लेकर घर में रख लिया, घर में तो कोई सरकार चेक करने आ नहीं रही है, तो इसमें भी क्या होता है, फिर ऐसे भी काला धन जो है वो स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा अचल संपत्ति, यानी कि आप जमीन खरीद लो
खासकर अचल संपत्ति जमीन या मकान को ही कहते हैं, क्योंकि अक्सर जब जमीन की रजिस्ट्री वगैरह होती है तो रजिस्ट्री जो होती है वो एक्चुअल में भारत सरकार के अनुसार करवाई जाए तो बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए जमीन की रजिस्ट्री बहुत भ्रष्टाचार तरीके के रूप में होती है। और अगर आज आपने 5 लाख रुपए की जमीन ले ली है फॉर एग्जाम्पल के लिए, आने वाले समय में ये 5 लाख की जमीन 10 लाख रुपए में हो जाएगी, यानी कि आपका काला धन बढ़कर 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए हो गया। और इसको पूछने वाला कोई नहीं होता है कि ये जमीन कहाँ से ली, कैसे ली, इसका पैसा कहाँ पर आया, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियली या ऑनलाइन इतने कार्यवाही नहीं होती है। तो भारत में काला धन जो स्टोर करके रखा जा रहा है ये भी एक समस्या है, और इस प्रकार से रखा जाना भी समस्या है। हाँ, काला धन क्या इशू करता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। थोड़ा सा काले धन के बारे में विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देश में वर्तमान में इसके बारे में इतनी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। बाह्य काला धन की बात करें, यानी कि जो देश से बाहर, जिसमें विदेश के बैंकों में जमा धन या विदेश में अचल संपत्ति या उद्योग में निवेश करके या शेयर के रूप में, और टैक्स हेवन देशों में जमा धन। जैसे कि आपने स्विस बैंक का नाम सुना होगा, एक टाइम बहुत मुद्दे में चला था ये कि जो स्विस बैंक है उसमें बहुत सारे भारतीयों का काला धन रखा हुआ है, जो लगभग 16,000 करोड़ रुपए है, यानी कि 70,000 करोड़ जितना भारतीयों का काला धन है उसमें से 16,000 करोड़ तो विदेश के बैंकों में रखा है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी देश की राजनीतिक सीमा से बाहर हो जाते हैं तो वहां पर उस देश के कोई कानून नहीं लगते हैं। अगर आज मैं स्विस बैंक में कितना भी पैसा रखूं तो भारत का कोई भी कानून मेरे ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्विस बैंक में पैसा पड़ा यानी कि स्विट्जरलैंड का कानून लागू होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग छुपा के जैसे तैसे करके विदेश में पैसा जमा कर देते हैं, ताकि काला धन पर वहां पर कोई कार्यवाही होगी नहीं, या विदेश में जमीन जायदाद खरीद लेते हैं, वहां पर कोई बिजनेस लगा देते हैं। तो क्योंकि विदेश में आप जाएंगे वो तो खुश हैं, क्योंकि उनके देश में आप निवेश कर रहे हैं तो वहां तो रोजगार बढ़ेगा, तो वो तो आपको बकायदा हाथ जोड़कर वहां पर आपको बुलाएंगे, तो वहां पर कोई इशू नहीं होता है, और वहां पर भी आप शेयर खरीदो, उद्योग में निवेश करो। ऐसे भी काला धन देश से बाहर जा सकता है। इसके अलावा टैक्स हेवन देशों की बात करता हूँ। टैक्स हेवन से मतलब वे देश जहां पर बहुत कम टैक्स लगता है, जैसे कि इसमें मॉरिशस का नाम आता है, और अधिकांश तो यूरोपियन कंट्रियां टैक्स हेवन है। जैसा कि हमारे यहाँ पर 5 लाख पर 10% टैक्स लगना शुरू हो जाता है इनकम पर, एक सालाना पर, तो यूरोपियन कंट्रियों में ये लगभग 30 या 40 लाख तक भी नहीं लगता है तो 1% 2% बहुत कम लगता है। ऐसी कंडीशन में लोग क्या करते हैं, वहां पर अपना काला धन निवेश करते ताकि उनका पैसे पर टैक्स बहुत कम लगे। तो इससे क्या होता है कि जो देश में पैसा लगना चाहिए, सरकार को टैक्स के रूप में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, और काला धन एक तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के समानांतर चलता है, जिससे क्या होता है कि एक तरीके से देश में क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। अब काला धन का इफेक्ट क्या है इसको आप समझिए। काला धन में सबसे एक अजीब सी जो बात लगती है, हाँ इससे पहले मैं आपको काला धन समझाऊं, एक और चीज आपको बता ही देता हूं कि भारत में एक समस्या और है, वो है भ्रष्टाचार को लेकर, कि भारत में जो भ्रष्टाचार है वो भी कितना है। ये रैंकिंग है 2017 में हमारी भ्रष्टाचार सूचकांक जो था उसमें रैंक 81 थी, फिर 2018 में हमारी रैंक 78 हुई, और फिर से 2019 में 80 हो गई। यानी कि भारत में भ्रष्टाचार उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार का सीधा कनेक्शन काले धन से होता है। तो यानी कि एक बात क्लियर है कि भारत में भ्रष्टाचार भी क्या है, बढ़ता है घटता है, लेकिन इस रैंक के यहाँ पर स्थिर है। तो भारत की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। डेनमार्क इसमें फर्स्ट पे है, जहां पर या यूरोपियन कंट्री में बहुत कम भ्रष्टाचार होता है, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। तो ये एक चीज दर्शाता है कि भारत में भ्रष्टाचार और काला धन कितनी बड़ी समस्या है। अब मैं आपको आगे समझाता हूं कि काला धन से जो समस्या है वो क्या निकल कर आती है, उसको हम देखते हैं। देखिए, इसको आप पढ़िए कि काले धन की समस्या सामान्य दिक्कतों से अलग है, क्योंकि जब हम सामान्य आर्थिक समस्याएं जैसे गरीबी है, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई या बेरोजगारी पर विचार करते तो हमारा ध्यान निर्धन और बेरोजगार समूह पर केंद्रित हो जाता है। वहीं जब हम काले धन की समस्याओं पर विचार करते हैं तो एक विशेषता दिखती है कि इसमें काले धन को रखने वाला व्यक्ति या समूह कतई प्रभावित नहीं होता है, बल्कि इसका प्रभाव इससे वंचित रह गए लोगों और सरकार पर पड़ता है। यानी कि एक इंटरेस्टिंग बात जो ये है कि जो काला धन रखता है उसका तो फायदा है एक तरीके से, मतलब ये जो समस्या है जिसके साथ में है ये, वो तो यहाँ पर गुड कंडीशन में है, लेकिन काला धन जिसके पास है वो इफेक्ट नहीं होता है।
यहाँ पर इफेक्ट होता है सरकार और गरीब पर, क्योंकि अगर ये काला धन आएगा तो सरकार को टैक्स मिलेगा और टैक्स से सरकार क्या करेगी, गरीबों का भला करेगी। तो काला धन सब में एक अलग समस्या निकल कर इसलिए आता है क्योंकि इससे इफेक्ट वो व्यक्ति नहीं होता है जिस पर काला धन है, इफेक्ट कौन होता है, थर्ड पार्टी इसमें इफेक्टिव होती है। तो आशा करता हूं आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा कि जो काला धन है, ओके, ये काला धन जो है किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए समस्या है। अब आगे हम चलते हैं और बात करते हैं कृषि क्षेत्र की चुनौती की। देखिए कृषि क्षेत्र पे लगभग मैं 5-6 वीडियो में बहुत अच्छी खासी चर्चा कर चुका हूँ। इसके पार्ट 1 में भी मैंने कृषि क्षेत्र की चुनौती की चर्चा कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। आपको अभी तक तो आपने जो नोट्स बनाए होंगे उससे इतना तो आइडिया हो गया होगा मेरे पिछले वीडियो से कि एग्रीकल्चर में क्या क्या समस्याएं हैं। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ और फिर उसके बाद बताऊंगा कौन से वीडियो में मैंने इसको डिटेल में समझा रखा है। तो सबसे पहली हमारा एग्रीकल्चर समस्या क्या है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बहुत अधिक नहीं है, फिर भी उत्पादन में गिरावट विकास दर को निश्चित प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या है कि अधिकांश लोग इसमें लगे हुए, जैसे कि स्वतंत्रता के समय जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगभग 50% था, लेकिन अब कितना है, 16% ही रह गया है। इसका कारण ये कि सर्वाधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र में 49% जनसंख्या निर्भर करती है, यानी कि लोग काम कर रहे 39, पैसा वहां से बना रहे सिर्फ 16 रुपए। तो यहाँ पर अगर उत्पादन कम ज्यादा हो तो ये 49% लोग क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। बाकी तो और भी मैं यहाँ पर डिटेल चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पुराने वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। इसके अलावा और अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में जो बेसिक समस्या है, घटी हुई विकास दर से न केवल कृषि पर निर्भर देश के 14 करोड़ से अधिक परिवार को प्रभावित करती हैं, बल्कि आम आदमी महंगाई से परेशान हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर में इतनी इनकम नहीं होती है। इसके अलावा चूंकि देश की बहुत बड़ी आबादी रोजगार के लिए खेती किसानी जुड़ी हुई, इसलिए कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट रोजगार संकट को बढ़ावा देती है। यानी कि अगर मानसून सही से नहीं रहा है तो उस पर प्रभावित सारे लोग अच्छे खासे तरीके से प्रभावित होते हैं, यानी कि उस पर निर्भर जितने भी लोग हैं लाइक दैट 49 से 50% ये सारे एक साथ इफेक्टिव होंगे, चाहे बारिश कम हो या चाहे ज्यादा हो। इसके अलावा इसके बारे में आपको और ज्यादा जानना हो तो ये मेरा एक वीडियो है, भारत में कृषि की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल। इसका पार्ट 2 है जिसमें मैंने कृषि के मुद्दे के बारे में चर्चा करी है और यही मुद्दे क्या है, भारतीय एग्रीकल्चर की समस्या। हालांकि इन शॉर्ट मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में, यानी कि जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने पार्ट 1 में यहाँ पर चर्चा कर चुका हूँ। फिर भी अगर आपने देखा होगा तो कोई समस्या नहीं, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो ये रही हमारी कृषि क्षेत्र पर निर्भरता, ये भी भारत के लिए क्या है, एक चिंताजनक बात है। आगे हम चर्चा करते हैं रोजगार की चुनौती। देखिए यहाँ पर रोजगार की मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे जो आने वाले टॉपिक्स रहेंगे उसमें बेरोजगारी एक टॉपिक है, वहां पर डिटेल में मैं इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन इस वीडियो या इस टॉपिक के अनुसार एक सामान्य जानकारी मैं आपको बता देता हूँ और डिटेल में ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं। ये कि हमारे देश में 13 से 15 लाख युवा प्रतिवर्ष कार्यशील जनसंख्या में तब्दील हो जाते हैं, जो रोजगार के उपयुक्त अवसर की तलाश में रहते हैं। दूसरी ओर देश की आधी आबादी कृषि में लगी है और वहां अधिक लोगों को रोजगार देना संभव नहीं है। अतः समय की मांग यही है कि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन किए जाए। तो भारत में हर साल जो युवा हैं वो इतने साल कार्यशील, यानी कि वो कोई डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं या किसी जॉब के लिए मांग शुरू कर देते हैं, इतने हर साल होते हैं और लगभग ये सारे बेरोजगार की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अधिकांश लोग तो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं पर रोजगार मिलना संभव नहीं है। यानी कि अब भारत में आवश्यकता किसकी है, उद्योग सेक्टर या सेवा सेक्टर में रोजगार की है। और एक सामान्य जानकारी के रूप में हम बात करें तो एक आंकड़ा आया था, हालांकि ये आंकड़ा लीक हो गया था, भारत सरकार ने बाद में से ऑफिशियली बता दिया था। 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% रही, जो 45 वर्षों में सर्वाधिक है, यानी कि 1972-73 के बाद सर्वोच्च है। मतलब ये चीज ये दर्शाती है कि भारत में अब क्या है, रोजगार की भयंकर कमी है। और ये रोजगार की कमी सबसे बड़ी चीज क्या है, जीडीपी को सीधा इफेक्ट करती है। घूम फिर के बाद में वही कहूंगा कि जब रोजगार नहीं मिलेगा तो जेब में पैसा नहीं होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो
मांग नहीं होगी, और मांग नहीं होगी तो फिर क्या होगा, जीडीपी ग्रो नहीं करेगी। तो एक पूरा सर्कल होता है, और मुझे लगता है इतने दिन से हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तो अच्छे से घर यहाँ पर कर ही गया होगा। तो भारत में क्या है, रोजगार भी एक सबसे बड़ी समस्या निकल कर आता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, निजी निवेश को आकर्षित करने की चुनौती। तो ये आज का हमारा लास्ट है यहाँ पर, निजी निवेश को आकर्षित करने की चुनौती। भारत में एक समस्या क्या है, मैं पहले आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ फिर समझाता हूँ। यदि अर्थव्यवस्था को वास्तविक मजबूती देनी है तो निजी निवेश को बढ़ावा देना होगा। केवल सरकारी निवेश से भारत जैसे लोक कल्याणकारी देश में विकास को गति दे पाना असंभव है। अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार को प्रोत्साहन पैकेज के साथ साथ निजी निवेश को बढ़ावा देने के खातिर पूंजी व्यय को बढ़ाने पर भी विचार करना है। कुल मिला के यहाँ पर ये कि भारत में क्या है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये कि प्राइवेट कंपनियां तो खुलती हैं लेकिन प्राइवेट कंपनियां सरकारी क्षेत्र में निवेश नहीं करती है। मैं यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। बीएसएनएल भी है भारत में और जियो भी। साफ रूप से आपको पता है सरकारी कंपनी है और ये प्राइवेट कंपनी है। ये कंपनी काफी पुरानी है और इसने मार्केट में आए हुए लगभग शायद 2014 में आई थी। आज इसके ग्राहक भारत में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक, पहले पर आइडिया वोडाफोन के हैं और इसने काफी कम समय में अच्छे ग्राहक यहाँ पर अर्जित किए हैं। आज इस सबसे मुनाफे वाली कंपनी भी है जियो या रिलायंस है मुकेश अंबानी। वहीं बीएसएनएल में सरकार जो है वो व्यय खुलकर नहीं करती क्योंकि यहाँ पर ये प्राइवेट कंपनी है, तो कंपनी अपने अच्छे तरीके से जो एक तरीके से कर्मचारी उनसे काम लेना जानती है, बेहतर काम करना जानती है। इसके अलावा एक चीज ये कि यहाँ पर जितना भी अच्छे तरीके से जो खासकर कस्टमर है उनका ख्याल रखा जाता है। वहीं पर बीएसएनएल के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि वहां पर स्थिति क्या है। कुल मिला के अगर यही जियो कंपनी बीएसएनएल में निवेश करती और एक तरीके से पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट, सॉरी यहाँ पर बीबी का तीसरा पी नहीं आ रहा है मुझे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके। यहाँ पर अगर ये तीसरा पी होता तो बीएसएनएल बहुत अच्छे से ग्रो करती और ये निवेश अगर इसमें होता तो बहुत फायदा होता कि बीएसएनएल का नेटवर्क पहले से था। अब यहाँ पर दोनों के अलग अलग नेटवर्क हैं, जियो फिर अलग से निकल कर आया। तो बात कुल मिलाकर ये है कि निजी निवेश नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पर। जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं उनमें प्राइवेट कंपनियां निवेश नहीं करना चाहती हैं और जो फायदे में है वहां पर भी सरकार हाथ खींच कर निवेश कर रही है। जैसे कि अब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, उसका कारण यही कि उसमें निवेश निजी नहीं हो पा रहा है इस कारण से, और निवेश जहां पर प्राइवेट लोगों का अच्छा खासा होता है वो रहे चाहे सरकार के अधीन में, लेकिन निवेश यानी कि उसमें पैसा लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आशा करता हूं कि हमें भारत में जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं, तो उसमें ये निजी क्षेत्र में जो निवेश की चुनौती है ये भी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब फाइनली यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आता है, ओके, कि क्या था हमारा टॉपिक पूरा, प्रवृत्ति एवं चुनौतियां। अब प्रवृत्ति में मैंने आपको ये सारा जितने भी नीचे 10 पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे मैंने बताया था कि ये हमारी अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति यानी कि एग्रीकल्चर पर निर्भरता ज्यादा है, तो ये चुनौतियों में भी आया है, ओके। इसके अलावा एक रोजगार वाला जो था इसमें बेरोजगारी की समस्या, ये भी किस में आया, चुनौतियों के अंतर्गत आया। एक निम्न आय का स्तर चुनौतियों के अंतर्गत आया। कुल मिला के यहाँ पर क्या है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रवृत्तियां चुनौतियों के बारे में चर्चा कीजिए तो फिर आपको थोड़ा के डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिर्फ प्रवृत्ति या चुनौतियां, तो आप इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो आपको जो वीडियो में बताया खासकर कि ये तो शुरू में मैंने क्या बताया थी, सारी प्रवृत्तियां, इसमें से कुछ चुनौतियों के रूप में भी निकल रहे हैं और चुनौतियां जो मैं अभी वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ वो आप अलग अलग ही याद रखें। फिर भी अगर कोई ऐसी समस्या आन पड़े और टॉपिक ना याद हो फिर चुनौतियां और प्रवृत्तियां आप एक दूसरे में उठा सकते हैं क्योंकि यह भी एक तरीके की चुनौती ही होती है, ओके। सो साथियों, मैं आशा करता हूं इस वीडियो लेक्चर में हम अच्छे से जान पाए होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या थी और व्यवस्था क्या थी। तो लगभग हम काफी सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 20 वीडियो अभी तक हम पूरे कर चुके हैं और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा
कि आप इन वीडियो को बकायदा सीरीज वाइज देखें, यानी कि जो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं उसी के अनुसार देखें आप क्रम वाइज, तो ही आप इनको क्या कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त। धन्यवाद।